हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अब सेट सीट नंबर जो है 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 6 वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग टोटल 300 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं साइंस के, जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए। जितने भी सारे साइंस के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर किए थे, टोटल 300 क्वेश्चन को। अब हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है 301 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 350 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला यहाँ पे 301 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ पे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी कि नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो उनमें से जो है निम्न में से जो है किस रूप में विघटित हो जाती है। तो इसमें जो है किस रूप में ये विघटित हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि NaCl, ठीक है, NaCl को जब हम लोग इसका जलीय घोल जो है, यानी कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये NaOH प्लस क्या हो जाएगा, H2 प्लस क्या हो जाएगा, Cl2। ये सभी जो है गैस के फॉर्म में रहेगा और ये जो है एक्वेस सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। तो ये इसका इक्वेशन हुआ। अब इसमें से क्या होगा, क्या क्या चीज यहाँ पे बन रहा है कि NaOH बन रहा है, H2 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि NaOH, H2 और जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस और जो क्लोरीन गैस यहाँ पे विमुक्त होगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो इस घोल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किए तो क्लोरीन गैस जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे होगा, ये तो एनोड पे दिखने को मिलेगा। कहाँ पे दिखने को मिलेगा, Cl2, ये जो क्लोरीन गैस है ये जो है एनोड पे दिखने को मिलेगा और जो है कैथोड पे क्या दिखेगा, हाइड्रोजन गैस दिखने को मिलेगा। और ये NaOH कहाँ पे रहेगा, ये जो है एनोड कैथोड के पास जो है यहाँ पे, यानी कैथोड के पास ये NaOH जो है क्या होगा, बनता है। ठीक है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको, कैथोड के पास। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं हम लोग, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 302। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि 5 किलोग्राम की जो है एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इस प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ या लगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे m बराबर कितना दिया गया है, 5 kg, और यहाँ पे क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट यानी इसको s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर कितना दिया है, 2 मीटर, और g बराबर कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो W बराबर हमको ज्ञात करना है, तो W बराबर हम क्या कर सकते हैं, F इंटू एस होता है, तो F के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ma कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको F दिया हुआ नहीं है। और A के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, G लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे वर्क करेगा, तो G इंटू जो है क्या करेंगे, S करेंगे, तो mgs यहाँ पे हो जाएगा W बराबर। तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, m के जगह पे 5 हो जाएगा, g के जगह पे कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे s के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना होगा, 98 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल जो है इसका वर्क निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। तो यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति जो है भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे जो है भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। ठीक है, यदि g का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का जो है यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, Fs होता है, यानी बल गुना विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल कितना है, तो इसके लिए हम लोग F को हम लोग तोड़ देंगे m इंटू ए में, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे a के जगह पे क्या हो जाएगा, g होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्सीलरेशन के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंटू s हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, m के जगह पे 25 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, g के जगह पे 10 हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना यहाँ पे 2.5 है, कितना है 2.5 मीटर का ऊंचाई है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाए उसको, तो यानी इसका एस कितना हो जाएगा, 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ये मल्टीप्लाई होगा 2.5, तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 25 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा, 625 जूल हो जाएगा इसका वर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 304 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, पौधों का सार्वभौमिक जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है तो ये क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IAA इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि बात करें हम लोग IAA का जो है यहाँ पे क्या होता है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये क्या होता है, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन है ये, जो ज्यादातर जो है पौधों में पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C10H9NO2 होता है। ठीक है, Ga की बात करें तो Ga3 जो है एक जिब्रेलिक जो है एसिड है। IBA की बात करें तो एक जो है ऑक्सीजन है, और लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है ये, और जड़ निर्माण में तेजी लाने के अलावा इसका उपयोग जो है विभिन्न जो है फसलों या फूलों के जो है विकास या फलों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, सूत्र क्या होता है इसका, C12H13NO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे NAA जो यानी कि नेफ्थलीन जो है एसिटिक एसिड जो है ये क्या होता है, ऑक्सीजन परिवार में ही जो है एक सिंथेटिक प्लांट हार्मोन है, और इसका सूत्र क्या होता है, C10H7CH2 और CO2H होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 305 नंबर का, इसमें दिया गया है कि M सतह यानी कि M सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड जो है इन द M सेल इज डैश, यानी M सेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या रह सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं K से स्टार्ट होता है, KLMN इस टाइप का जाता है, तो इसमें हम लोग फिल कैसे करते हैं, 2n² के जो है फॉर्मूला में फिट करते हैं इसको। तो M कितने नंबर पे सेल है, ये 3 नंबर का सेल है, तो n के जगह पे हम लोग सेल की नंबर को रख देंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा, 9 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, यानी कि कितना से इस यानी कि M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है टिंक्चर आयोडीन यानी कि खांसी सिरप या कई टॉनिक जो है तैयार करने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जो है ठंडी पानी के साथ जो है या ठंडे पानी के साथ में जो है शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम जो होता है ये क्या करता है, ठंडे पानी के साथ में तीव्र गति से जो है क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो ये दो धातुएं जो होते हैं वो क्या होता है, ठंडे पानी के साथ में तीव्रता से गति यानी तीव्रता से इसके साथ में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अभिक्रिया तीव्र और उष्माक्षेपी होती है। ठीक है, तो लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, जैसे जो भी धातुएं हैं ये ठंडे और जो है गर्म जल से भी जो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता जो हो गया ठंडे और जो है गर्म जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे कि लोहा और एल्युमिनियम जो और जस्ता ये तीनों किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये जो है धातुएं भाप के साथ में अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि एल्युमिनियम जो है कि भाप के साथ में अभिक्रिया को आप देख सकते हैं कि 2Al यानी कि एल्युमिनियम जो है को जल के साथ में जब मिश्रित करते हैं यानी उसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो Al2O3 जो है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। लोहे को जो भाप के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, लोहा और जल के साथ में अभिक्रिया यानी भाप के साथ में अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, Fe3O4 और जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो मैग्नीशियम का यदि बात करें यहाँ पे तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है और हाइड्रोजन बनाने के लिए मैग्नीशियम क्या करता है, गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसी की जो है तरह यानी कि इसकी सतह से जो है चिपके रहने के कारण जो है क्या होता है, मैग्नीशियम तैरता हुआ या तैरता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातन कर सकता है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन जो अंडरगोज सब्लिमेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे उदरपातन यानी कि कब होता है, तो उदरपातन तब होता है जब क्या होता है, क्वथनांक गलनांक से क्या होता है, कम होता है, यानी कि जैसे कि आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया उसकी गोली, नेफ्थलीन की गोली, कपूर हो गया, सूखी बर्फ हो गया, ये सभी जो उदरपातन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किसमें निम्न जो है प्रतिरोधकता जो है होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न प्रतिरोधकता किसमें होती है, नाइक्रोम में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक वर्ड आता है एबोनाइट का, तो एबोनाइट क्या होता है, तो एबोनाइट क्या होता है कि एबोनाइट जो है कठोर जो है रबर लंबे समय तक जब प्राकृतिक रबर को जो बल्कनाइज जब किया जाता है तो इसको जब प्राप्त
उससे यानी कि उससे जो क्या प्राप्त होता है, एबोनाइट प्राप्त होता है। तो एबोनाइट क्या होता है, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से स्थिर और जो है उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेशन और जो है मशीनेबिलिटी प्रदान करता है। ये कौन यहाँ पे एबोनाइट प्रदान करता है। यदि आप बात करें यहाँ पे नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम जो है किसका मिश्र धातु होता है, नाइक्रोम जो है निकेल और जो है क्रोमियम का यहाँ पे क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी गोलाकार जो है दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ जो स्फेरिकल मिरर, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यह एक बिंदु जो है एक ऐसा बिंदु होता है जो उत्तल दर्पण के प्रमुख जो है अक्ष पर, जिससे जो है प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है यह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण जो है हिस्सा है। या चौथा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे यह प्रमुख रूप यानी प्रमुख जो है अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस जो है बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पे है यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह प्रमुख अक्ष पर एक जो है बिंदु होती है या बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के जो है समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या जो है मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम यहाँ पे पहचानना है कि कौन इसमें से ऑड है। तो जैसे कि यहाँ पे NaOH है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है NH4OH है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है क्या CuOH2 यानी कि कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है, या यहाँ पे फिर है ZnOH2 यानी कि जिंक जो है हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें से कौन सा इसका डिफरेंट कौन सा है, कौन सा इसमें से अलग है, तो क्या होगा यहाँ पे अलग NaOH सबसे अलग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे NaOH, यहाँ पे क्या देखेंगे NaOH जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जो है बेस है यानी कि एक क्षारक है स्ट्रॉन्ग, जिसको जो है कंपेयर करेंगे तो रेस्ट द ऑप्शंस जो है व्हिच आर वीक बेस, जितने भी सारे यहाँ पे NH4OH है, CuOH2 है, ZnOH2 है, ये सभी जो है क्या है वीक बेस यानी कमजोर जो है क्षारक है। तो इट इज ऑल्सो जो है नॉन एज द कास्टिक सोडा, ये सब कास्टिक सोडा है। तो इट इज यूज्ड इन वाटर यानी कि NaOH क्या होता है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, इसको जो है वाटर यानी पानी के जो है उपचार में इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग। एंड जो है मेटल प्रोसेसिंग एंड जो है ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, पेपर एंड सोप, यानी कि साबुन वगैरह बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, या जो है मेटल का प्रोसेसिंग करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOH का। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे NH4OH क्या है, तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो नॉन एज द अमोनियम जो है वाटर यानी अमोनिया जो है लिक्विड एंड जो है एक्वस अमोनिया इसके नाम से जानते हैं इसको। तो इट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइजर, यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं उसको जो है मैन्युफैक्चर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इज ऑल्सो जो है यूज्ड इन द जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक और जो है इनऑर्गेनिक जो है केमिकल में ये जो है इसका उपयोग किया जाता है किसका, NH4OH का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ZnOH2। तो ये ZnOH2 क्या होता है, तो इट इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ये, यानी कि उभयधर्मी जो हाइड्रोक्साइड होता है। और इट इज यूज्ड एज एन जो है एब्जॉर्बिंग जो है एजेंट इन द जो मेडिसिन लाइक इन सर्जिकल ड्रेसिंग, और जो है एंड ऑल्सो जो है यूज्ड इन द जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जो है पेस्टिसाइड्स या पिगमेंट्स, ये जो है कोई भी जो है पिगमेंट या पेस्टिसाइड्स बनाने में जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें CuOH2 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है अलॉन्ग विद जो है कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज ए जो है इंसेक्टिसाइड्स जो है एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यानी कि कीटनाशी और जो है खरपतवार नाशी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है माँ के रक्त से भ्रूण को जो है पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है कितना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है। जिससे इसको ज्ञात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो है कितना होता है, द्रव्यमान संख्या जो है 16 होता है। तो O2 होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 जो है फॉर्म में होता है, यानी कि 16 × 2 यानी कि कितना होगा 32 ग्राम का जो है यहाँ पे क्या होगा, या इसको इतना AMU जो है बोल सकते हैं 32 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है यानी कि 32 ग्राम, इसको यदि ग्राम में मानेंगे तो 32 ग्राम
AMU को जो है यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग ग्राम में यदि मान लेते हैं तो 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगा, 32 ग्राम क्या होगा, O2 होगा। तो इसके अणुओं में जो है कितने जो है अणुओं की संख्या इसमें इतना जो है ग्राम ऑक्सीजन में जो है कितने जो है अणु यानी ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे इसमें, तो अणु की संख्या कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु में जो है कितने जो है यहाँ पे कितने ग्राम होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक अणु ऑक्सीजन का एक अणु जो है कितने ग्राम के बराबर होगा, तो 1 गुना 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा। अब 32,000 को 6,000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 6 का टेबल जो है 5 बार लगाते हैं, 6,000 का टेबल 5 बार लगाते हैं तो कितना होगा 30,000 और यहाँ पे 22 गुना 5 का 110 होगा, तो यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 10⁻23 जो हो गया 10⁻23 ये ऊपर जाकर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो -10⁻23 जो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 पॉइंट यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा 5 पॉइंट में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला यहाँ पे क्या है, समुद्री जीव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडोर्मेटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इकाइनोडोर्मेटा जो होता है यानी कि सूल चर्मी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो विशेष रूप से जो है मुक्त जो समुद्री जीव या समुद्री जानवर है यह समुद्री जो है एक अकशेरुकी जो है जीवों का एक संघ है और उनके जो है पास 5 गुना जो है रेडियल समरूपता जो है एक जो है कैल्शियम युक्त कंकाल और जो है तरल दबाव द्वारा संचालित जो है ट्यूब फीट है। ठीक है, उदाहरण में इसमें आप देख सकते हैं कि इकाइनोडोर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो समुद्री खीरे, तारा मछली, समुद्री जो है अर्चिन या जो भंगुर तारे और जो है क्रियोनाइड है ना, तो ये सभी जो है क्या आते हैं इकाइनोडोर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत यदि बात करें तो वे अकशेरुकी जो है हैं जो श्वास नली और जो है बुक फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं। उदाहरण के लिए तितलियां, तिलचट्टे, टोरेंट है ना, टोरेंटियोला, झींगा मछलियां आदि ये सभी जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का की बात करें तो ये 3 प्रमुख जो है या मुख्य जो है शरीर के अंगों के साथ जो अकशेरुकीय अर्थात जो है पैर, अतरंग पुंज और जो है मेंटल, ये सभी जो है तीनों जो पार्ट में आते हैं। और जैसे कि सीप हो गया, लंगड़ा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, काइटन हो गया, स्नेल हो गया, ये सभी जो है मोलस्का ग्रुप में आते हैं। हुक वर्म और जो है पिन वर्म ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है निमेटोडा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे लिंग बदल सकेगा, स्नेल, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गेंद को जो है 40 मीटर के वेग यानी कि एक जो है क्या है गेंद है कोई 40 मीटर पर सेकंड के वेग से साथ में ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण जो है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, विस्थापन यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विस्थापन यानी कि एस हम लोग को निकालना है। एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ, और यहाँ पे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा जीटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू यहाँ पे कितना है, यानी कि प्रारंभिक वेग इतना के 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जाता है, मैंने स्टार्टिंग वेग यानी कि प्रथम वेग इसका कितना है, इसका जो है कितना है 40 है, तो 40 लिख लेंगे। समय कितना लगा 6 सेकंड का, तो प्लस 6 यानी इंटू 6 कर देंगे, प्लस यहाँ पे कितना हाफ और जी की जगह पे कितना लेना है 10 यहाँ पे लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी की जगह पे यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है जी है ऊपर की ओर जाता है तो माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ पे -10 यहाँ पे -10 जो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, -10 यहाँ पे लेना है, यानी कि साइन का आपको यहाँ पे साइन पे फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 गुना 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 240। ठीक है, कितना हो जाएगा 240 होगा, दोनों में घटेगा, यहाँ पे 240 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा 60 मीटर, यानी कि इसका जो है क्या होगा विस्थापन कितना होगा 60 मीटर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, द्रव्यमान m जो है वाली एक वस्तु गति v के साथ जो है हस्तांतरित होता है, और इसमें जो है क्या होता है, गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग जो है दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा इसका, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है हाफ mv²। यदि इसमें किसमें परिवर्तित कर रहा है कि वेग पे दोगुना कर देता है, तो वेग दुगुना मतलब यहाँ पे स्क्वायर गुना बदल जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा इसका, तो v का स्क्वायर गुना, यानी कि 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, माने कितना गुना जो है ये k हो जाएगा, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा किसके आधार पर जो है व्याख्यायित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बल को जो है किसके आधार पर जो है व्याख्यायित किया जाता है, तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, बल को डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम बल को जो परिभाषित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डैश जो पौधों का नर प्रजनन जो है अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पौधों का जो है नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक डैश एक जो है बहुकोशिकीय ये जो है यहाँ पे जीव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है पैरामेशियम की बात करें तो पैरामेशियम जो एक कोशिकीय है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एगेरिकस जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता जो है उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्थेनोकार्पी जो है को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये जो है क्या होता है, निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है वो क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर जो है, यानी कि एक आदमी जो है क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा जो है यात्री एक द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा जो है किया गया कार्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो शून्य कार्य करेगा, यानी कि इसमें जो है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो एस बराबर यदि 0 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, वर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 जूल काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे एफ बराबर एम ए फॉर्मूला से, तो यहाँ पे एफ कितना है, 21 न्यूटन का है, बराबर यहाँ पे एम के जगह पे 3 किलोग्राम ले लेते हैं और एक्सीलरेशन के जगह पे ए लिख के छोड़ देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए बराबर कितना निकल गया, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया। इसका त्वरण कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगर किसी चालक का प्रतिरोध जो है आधा कर दिया जाए तो उसका जो ऊष्मीय प्रभाव जो है डैश हो जाएगा। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रतिरोध आधा तो उसका जो है ऊष्मीय प्रभाव भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे जानेंगे इसको, तो एच बराबर हम लोग जानते हैं I² RT होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीट पे जो है इसका क्या असर पड़ेगा, यदि हम उसका प्रतिरोध को क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो प्रतिरोध को आधा कर दिए मतलब इधर भी क्या उसका वैल्यू भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में होता है, यानी एच जो है प्रोपोर्शनल में हो जाएगा आर यदि आर जो है I² R और टी ये सभी क्या है, इसमें से कोई किसी में भी परिवर्तन होगा तो इसमें एच में भी परिवर्तन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आर के साथ में ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये आधा है, यानी कि इसका जो है प्रतिरोध आधा होगा तो यहाँ पे जो है इसका उसमें प्रभाव में भी आधा दिखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फास्फोरस के जो है एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जैसे कि फास्फोरस का यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं फास्फोरस यानी कि उसका कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 5 में विन्यास होगा। तो जो बाहरी कक्षा में जो है, यानी बाहरी में जो है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इसमें जो है इसको अष्टक पूरा करने के लिए जितने जो है इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जैसे इसको 3 और दे देंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यानी कि 3 जो इसको दिया गया तो उसको यानी कि उसकी इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। यानी कि संयोजकता कितना है फास्फोरस का, 3 है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो है बात किया गया है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बोलता है यदि संयोजी यानी संयोजकता यदि बोलता तो यहाँ पे 3 होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो ये जो है 2n² सूत्र पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वाट के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल जो है इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीएच वैल्यू जो यहाँ पे कितना दिया गया, 1 वाला जो है घोल दिया गया, पीएच वैल्यू 7 वाला घोल दिया गया, पीएच वैल्यू 6 वाला, और पीएच मान जो यहाँ पे 0 वाला घोल दिया गया है। तो सबसे कम पीएच किसका वैल्यू है, ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी इसका जो है सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो यानी कि पीएच जिसका 0 होगा वो अम्लीय ज्यादा होगा, पीएच 1 होगा थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, और पीएच 7 हो गया तो ये उदासीन हो गया, और पीएच 6 हो गया ये भी अम्लीय है लेकिन क्या है ये कम अम्लीय है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है यहाँ पे, पीएच मान जितना कम होगा उतना जो है अम्लीय ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती जो सदस्यों की परमाणु जो है द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, तो यहाँ पे कितना भिन्नता होगा, यानी कार्बन 14 के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समरूप श्रृंखला को जो है यौगिकों के एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक ही जो है कार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के लिए स्थानापन्न जो है करता है। यह श्रृंखला जो है CH2 के क्रमिक सदस्य के साथ जो है भिन्न होता है, और कुछ जो है उदाहरण जैसे कि मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया, इस सब आप देख सकते हैं। इसमें जो है दोनों में कोई भी मीथेन और इथेन में यदि आप गैप चेक करते हैं लगातार में तो क्या होता है, CH2 का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्केन्स का यदि बात करेंगे तो अल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और आगे यदि बात करेंगे तो CH2 का यदि यहाँ पे आप देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो इसका CH2 का कितना हो जाएगा, यानी कार्बन का जो 12 होता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुना 2 होगा तो कितना होगा 2, तो 12 + 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो 14 जो यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे यूरेनियम के आइसोटोप्स के जो है उपयोग की पहचान यहाँ पे करना है, कौन किसमें जो है यूरेनियम का जो है आइसोटोप का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु जो रिएक्टर होता है उसके ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टरों में जो है ईंधन के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे यूरेनियम जो है 235 यूरेनियम जो होता है इसका जो है एक समस्थानिक है, और जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए जो विखंडन श्रृंखला यानी विखंडन जो है श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रख सकता है, और इसीलिए जो इसका उपयोग जो है किसमें करते हैं हम लोग, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आयोडीन 131 की बात करें तो आयोडीन यह जो है रेडियोधर्मी जो आइसोटोप्स आमतौर पर जो है गंडमाला यानी घेंघा रोग के या थायराइड जो है कैंसर के लिए इलाज के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के यानी कर्क रोग जो है इलाज में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु जो है आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिंक यहाँ पे क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, लोहा से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि जो है कहाँ पे बनेगी, तो अवतल दर्पण पे जब क्या रखा जाता है, वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो है कहाँ पे बनेगा, फोकस पर उसका छवि बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें ऑप्शन कहाँ पे दिया गया ऐसा कि ये जो है फोकस पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही में दिया है फोकस पर बनेगा, तो ये फोकस पर बनेगा। इसका क्या होगा, जब भी क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा भी बनेगा। अत्यधिक संकुचित छवि यानी कि बहुत ही बिंदु रूपी जो है होगा, ये बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पे हमेशा कितना होता है, तो यहाँ पे कितना होगा अनुपात, इसका 1:8 के रेशियो में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो गया, H2O यानी कि H2 यहाँ पे और यहाँ पे O। ठीक है, इसका रेशियो देखेंगे तो H2 यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे
क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, एक जो है का, तो 1 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का जो है कितना वैल्यू होता है, 16 द्रव्यमान होता है इसका। 2 से काटेंगे तो एक बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 1:8 का रेशियो में होता है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H14 जो है का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो यहाँ पे C6H14 ये जो है CnH2n+2 के फॉर्मेट में है, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 का डबल और प्लस यहाँ पे +2 है यहाँ पे, तो यानी 14 के रूप में। तो यहाँ पे एल्केन ग्रुप का आइए, तो एल्केन ग्रुप में क्या होता है, C6H14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है कुचालक कहा जाता है। जिन तत्वों में असीम रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है उत्प्लावक बल, यानी कि बियॉन्ड फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगता है और ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मानव मस्तिष्क में जो है ध्वनि की अनुगुंज जो है कितने देर तक जो है काम करती है, कायम रहती है। तो यहाँ पे 1/10 सेकंड के लिए रहता है, तो यानी कि 0.1 सेकंड हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का जो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 यहाँ पे दिया गया। तो सल्फर का 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, कितने सारे मोल होंगे 16 ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे 32 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ग्राम में कितना होगा, तो इसका आधा है, इधर भी इसका आधा हो जाएगा, यानी 0.5 मोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर का 0.5 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होता है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे किसका यूनिट और जूल होता है, तो कार्य का भी जूल होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा और कार्य का जो यूनिट है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा उभयलिंगी जो है फूल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरसों जो है क्या है, उभयलिंगी फूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पपीता जो है ये क्या है, एकलिंगी फूल है। एकलिंगी फूल या तो जो है पुंकेसर या स्त्रीकेसर इसमें होता है, तो हम उसको बोलते हैं एकलिंगी फूल। पुंकेसर एक फूल का जो है पुरुष निषेचन अंग है, और जो स्त्रीकेसर क्या होता है, फूल का एक मादा निषेचन अंग है। ठीक है, आप इसमें जान सकते हैं। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का जो रूप कौन सा होता है, तो ये जो है क्या होता है, उसका ऊर्जा का रूप रासायनिक ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक सांद्र अम्ल को जो है तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो है सांद्र अम्ल को जो है तनु करने के लिए इसमें पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसका तरीका भी देख सकते हैं कि जो है एक सांद्र अम्ल को जो है तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल को जो है पानी में मिलाना चाहिए। किसमें मिलाना चाहिए, पानी में मिलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ठीक विधि और एक जो है गलत विधि लिया गया है। तो यहाँ पे सांद्र अम्ल को जो है जल में मिलाया जा रहा है, तो ये सही विधि हो गया। यहाँ पे जो है गलत विधि क्यों हो गया, क्योंकि अम्ल है यहाँ पे सांद्र अम्ल और उसमें हम लोग जल मिला रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये गलत प्रोसेस हो गया, ये गलत जो है तरीका हो गया। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो है जल में जो है क्या मिलाएंगे, सांद्र अम्ल को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है 2 कूलम का जो है आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट का है, तो किए गए कार्य की मात्रा यहाँ पे कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वर्क बाय चार्ज, यानी कि आवेश जो है कार्य बटा आवेश बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर का बीच का डिफरेंस यहाँ पे 5 दिया गया विभवांतर। वर्क कितना दिया गया यहाँ पे नहीं पता, तो वर्क यहाँ पे लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय चार्ज यहाँ पे कितना है, 2 कूलम का है। तो यानी कि वर्क बराबर जब करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 2 करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पे 10 जूल का वर्क होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग 345 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उच्च तापमान पर भी जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया
नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ओम के जो है दो प्रतिरोधों को जो है समांतर रूप से जो है एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को जो है 10 ओम के जो है प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ठीक है। उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है कितना होगा, इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ओम के जो है दो प्रतिरोधक है उसका समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो यानी कि 1/20, 1/r बराबर यहाँ पे होगा इसका तुल्य प्रतिरोध, 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 और यहाँ पे 2 ऊपर में हो जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 10, 1/10 होगा, यानी कि r बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 10 ओम निकल जाएगा। जब इसको 1/r बराबर 1/10 करेंगे, फिर r बराबर निकालेंगे तो 10 ओम यहाँ पे निकलेगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इस संयोजन में जो है 10 ओम का फिर एक प्रतिरोध को जोड़ना है, तो यहाँ पे और एक 10 ओम का यहाँ पे जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 ओम का प्रतिरोध टोटल हो जाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 ओम का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण पे, तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या होगा, उल्टा होगा और जो है वस्तु के सेम साइज का होगा, सेम जो है आकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है उपयुक्त जो है विकल्प का इस्तेमाल करते हुए। इथेनॉल जो है का डैश के लिए जो विकृतीकरण होता है, तो ये जो है पीने के पानी के अनुपयुक्त बनाने के लिए, पीने के पानी को जो है अनुपयुक्त बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है पीने के पानी के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, यानी कि मेक इट अनसुइटेबल फॉर जो है ड्रिंकिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में क्यों इसका यूज किया जाता है। औद्योगिक जो उपयोग के लिए जो उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को जो रोकने के लिए जो इसमें मैथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ को जो मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बना दिया जाता है, यानी कि उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। विकृत अल्कोहल का जो उपयोग जो गैसोलीन और जो है कैंपिंग स्टोव के बर्नर के लिए जो है विलायक और ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो पीने के लिए जो अनुपयुक्त बनाने के लिए जो है इथेनॉल को जो है इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार जो है मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी के 1 मोल में जो कितने अणु जो है मौजूद होते हैं, तो कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 यहाँ पे अणु होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 6.022 इंटू जो है 10⁻23 अणु जो है ये पानी के 1 मोल में मौजूद अणु है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था, हम लोग सेट नंबर 7 देख लिए, इसमें जो है 350 तक के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।